नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टॉपिक पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। अभी तक हिंदी पे हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कशन चल रहा था, जो कि चलता रहेगा दोस्तों। आज स्पेशल डे यानी आज संडे है और आज संडे के दिन हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो आज जो हमारा केंद्रीय विषय होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि यूपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है दोस्तों। आप किसी भी डिपार्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके दोस्त मित्र यार हैं उनको भी बताइए कि तमजी सर की क्लास शुरू हो गई है और करंट अफेयर्स संडे से शुरू हुआ है। आप इससे जुड़िए, चैनल का लाभ उठाइए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का बहुत शानदार अवसर है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। ऑनलाइन अप्रोच भी चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जिस पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे टॉपिक का ही डिस्कशन किया जाता है जो कि सेलेक्टिव होते हैं। क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा पहली प्रायोरिटी होती है कि हम ऐसा सेलेक्टिव टॉपिक आप लोग के बीच में डिस्कशन करें जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है। एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ए ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ाने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न एक बार फिर से कि एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ाने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू की गई है? तो ए ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ते हैं, तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है और हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो चैनल से जुड़िए, चैनल का लाभ उठाइए। तो एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्टबेड क्लस्टर लॉन्च किया गया। दूसरा है सीसीयू का पूर्ण नाम कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन है। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो कथन है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया गया है। दूसरा कह रहा है सीसीयू का पूर्ण नाम कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर बात करें तो पहले कथन की, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया गया, तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि सीसीयू का पूर्ण नाम कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन है, तो ये कथन भी सही है, क्योंकि कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? सी भी दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे जुड़िए और लाभ उठाइए।
अगला प्रश्न दोस्तों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन है 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से एक व्यापक सेना अभियान शुरू किया। दूसरा कह रहा है कि दशकों से चले आ रहे ईरान इजराइल तनाव तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऑपरेशन क्षेत्र में एक नए संघर्ष का संकेत देता है। तो दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको कोड का चयन करते हुए बताना है। केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला, ना तो एक और ना तो दो। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहले दोस्तों 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से एक व्यापक सेना अभियान शुरू किया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि दशकों से चले आ रहे ईरान इजराइल तनाव तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऑपरेशन क्षेत्र में एक नए संघर्ष का संकेत देता है, तो ये दूसरा कथन भी सही है। तो पहला दूसरा कौन से कथन पे दे रहा है, एक ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 150वां, 151वां, 143वां या 144वां। प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी आप लोग ने करंट अफेयर्स पढ़ रखा होगा। उत्तर देने का प्रयास दीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान था। तो दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता, हमारा संकल्प आपकी सफलता। तो इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को शुरू किया गया है दोस्तों, इस सीरीज को शुरू की गई है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता पाने का आपके पास एक बहुत आसान रास्ता है। तो चैनल से जुड़िए और लोगों का भी जुड़िए, क्योंकि ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 151वां है दोस्तों। कौन सा 51वां स्थान है, 151वां, 151 है ना। तो 151वां स्थान है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट ब्रदर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025-2026 स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 8 पायदानों पर उठकर अब 32.96 अंकों के साथ 151वें स्थान पर है। वर्ष 2024 की बात है, भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 169वें स्थान पर था। बताइए, वर्ष 2024 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 169वें स्थान पर था। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला कथन कि रिपोर्टर्स विदाउट ब्रदर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025-2026 में स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 8 पायदान ऊपर उठकर अब 32.96 अंकों के साथ 151वें स्थान पर है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें कि वर्ष 2024 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 169वें स्थान पर था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2024 में ये 159वें स्थान पर था। कौन से स्थान पे था, 159वें स्थान पर था। और इस वक्त वो 8 पायदान ऊपर उठकर 151वें स्थान पर पहुंच गया है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। देखिए पहले दोस्तों प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान 169वां नहीं 159वां है। याद रखिएगा 159वां था, आपसे पूछा जा सकता है, 159वां था। केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को मापने का एक वार्षिक प्रयास है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह सूचकांक देश की आर्थिक नीतियों प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई कारकों पर विचार करता है, जैसे कि व्यापार, निवेश, सरकारी खर्च, मौद्रिक नीति और संपत्ति के अधिकार। तीसरा है हितेश फाउंडेशन एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक है जो सार्वजनिक नीति अनुसंधान में लगा हुआ है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी
वित्तीय समाचार पत्र है जो आर्थिक और वित्तीय मामलों पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है। दोस्तों, तो अगर हम पहले कथन की बात करें कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को मापने का एक वार्षिक प्रयास है। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, यह सूचकांक देश की आर्थिक नीतियों प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई कारकों पर विचार करता है, जैसे कि व्यापार, निवेश, सरकारी खर्च, मौद्रिक नीति और संपत्ति के अधिकार। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक है जो सार्वजनिक नीति अनुसंधान में लगा हुआ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी वित्तीय समाचार पत्र है जो आर्थिक और वित्तीय मामलों पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? तो ये तीसरे ऑप्शन पे दे रहा है, यानी सी पर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर श्रीनिवास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि डॉक्टर M.R. श्रीनिवास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एवं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1990 से 1992 तक वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में वरिष्ठ सलाहकार थे। उन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री और तथा वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्नों को देखिए, कथनों को पढ़िए और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उन्हें वर्ष 2000। चलिए पहला देखते हैं। तो दोस्तों, पहला कथन की बात करें तो डॉक्टर M.R. श्रीनिवास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एवं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका पहला कथन तो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, श्रीनिवास के बारे में पहला कथन तो आपका सही हो गया कि डॉक्टर M.R. श्रीनिवास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एवं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला कथन दोस्तों, वर्ष 1990 से 1992 तक वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में वरिष्ठ सलाहकार थे। उन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री तथा वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो पहला दूसरा कौन से कथन पे दे रहा है? सी ऑप्शन पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ए ऑप्शन राकेश शर्मा, बी ऑप्शन है आशुतोष दीक्षित, सी ऑप्शन है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और डी ऑप्शन है वैजयंत पांडा। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक के रूप में, तो राकेश शर्मा को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ये राकेश शर्मा को चुना गया है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी आशुतोष दीक्षित की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत एवं रक्षा स्टाफ के प्रमुख का रूप पदभार दिया गया है। उसके बाद ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की बात करें तो ये भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए, यानी CEO चुने गए हैं। और वैजयंत पांडा की बात करते हैं तो वैजयंत पांडा जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष है ना, ओम बिरला के द्वारा 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए ऑप्शन है प्रकाश मखदूम, बी ऑप्शन है वैजयंत पांडा, सी ऑप्शन है संजय जायसवाल और डी ऑप्शन है डॉक्टर अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिसने पदभार ग्रहण किया, आपके ऑप्शन थे प्रकाश मखदूम, वैजयंत पांडा, संजय जायसवाल, डॉक्टर अजय कुमार। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अजय कुमार को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि यूपीएससी है ना, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है?
ए ऑप्शन है आलोक जोशी, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सी ऑप्शन है हरिवंश चावला और डी ऑप्शन है डॉक्टर मांगी लाल जाट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया है उनका नाम है आलोक जोशी। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है आलोक जोशी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बात करें तो मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। हरिवंश चावला की बात कर लेते हैं। तो हरिवंश चावला ब्रैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट की बात करें तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव चुने गए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? आलोक जोशी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ए ऑप्शन है गीता समूता, बी ऑप्शन है कीर्ति सेनन, सी ऑप्शन है अनन्या पांडे और डी ऑप्शन है वायल कबाड़िया। गीता समोता, कीर्ति सेनन, अनन्या पांडे और वायल कपाड़िया। तो दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी जो चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं गीता समोता को। किसको चुना गया है? गीता समोता को चुना गया है दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी कीर्ति सेनन की हम बात कर लेते हैं। तो ये एक अभिनेत्री हैं और चीन की घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी। तो इसकी ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनन्या पांडे की बात करें तो ये भी एक अभिनेत्री हैं। फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। वायल कबाड़िया की बात करें तो फ्रांस के एक प्रतिष्ठित ऑफिशियल डांस होता है एल आर्ड्रे डेस आर्स एट डेस लेटर्स से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे पूछा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी कौन थी, या कौन, माफ कीजिएगा, कौन बनी है? तो कौन बनी है? गीता समोता। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मई 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई दिल्ली के मेहरौली में स्थित मेहरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी की राजाओं की बावली के संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। दूसरा कथन है कि राजू की बावली लगभग 1506 ईस्वी में लोधी राजवंश के दौरान निर्मित की गई थी। तीसरा, इसके संरक्षण का जो कार्य है वो ASI ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से पूरा किया है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मई 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई दिल्ली के मेहरौली में स्थित मेहरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी की राजाओं की बावली के संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है राजू की बावली लगभग 1506 ईस्वी में लोधी राजवंश के दौरान निर्मित की गई थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके संरक्षण का जो कार्य है वो ASI ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से पूरा किया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही हैं। तो कौन से ऑप्शन में आएगा दोस्तों? तो ये आएगा इनमें से सभी। बात समझिए दोस्तों, इसमें आएगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाबूजी वनम क्यों चर्चा में है? पहला कथन है कि 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं विष्णुदेव वर्मा, उन्होंने हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वन में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी बालम को उद्घाटन किया। दूसरा कह रहा है कि इसे एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में निर्मित किया गया है। प्रश्नों को देखिए, कथन को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्रयास तो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में प्रयास किया जाता है सोच समझ के। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, क्योंकि सभी प्रश्न आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों पर हमारा डिस्कशन चलेगा आज, और इस 50 क्वेश्चन में आपके लिए सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, UPSC, UPPSC,
जानकारी दे दूं प्यारे दोस्तों कि हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, नए प्रश्न भी अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर जो कि सेलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट में, उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक डिस्कशन किया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और आज हमारा करंट अफेयर्स पर अध्ययन चल रहा है, हिंदी पे भी हमारा डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों, आप लाभ उठाइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का। इससे अच्छा माफ़ कीजिएगा, इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। भाई दोस्तों, बाबूजी वनम क्यों चर्चा में है? 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं विष्णुदेव वर्मा, उन्होंने हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वन में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी पालम का उद्घाटन किया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसे एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में निर्मित किया गया है। पहला दूसरा सही है, तो ये कथन किस में आएगा? सभी, यानी सी में आएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि कोझिकोड क्यों चर्चा में है? तो पहला कथन है कि कोझिकोड शहर जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एवं कम्युनिटीज में शामिल हुआ है। दूसरा है, इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा साहित्य के शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई थी। या कोची के बाद एक नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। आपके कूट है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोझिकोड क्यों चर्चा में है? तो कोझिकोड जो शहर है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एवं कम्युनिटीज में शामिल हुआ है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा साहित्य के शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई थी। और यह कोची के बाद एक नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। तो पहला दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत भूटान में की गई। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर की आई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू किया गया है। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश अंगोला है, जिसने 2025 में हस्ताक्षर किया है। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली जो शुरू की गई है, ये भूटान और बिनास में शुरू की गई है। भूटान तो दिया हुआ है, बिनास याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। बिनास में हुआ है, भूटान और बिनास। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही हो गया। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर की आई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू की गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कथन भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश अंगोला है। अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके साथ अंगोला आईएएस का 123वां सदस्य देश बन गया है। याद रखिएगा दोस्तों, तो तीसरा भी सही है। ये जो अंगोला देश है, ये जो है ये आईएसए संस्था का क्या नाम है दोस्तों? आईएसए। इसका ये कौन सा सदस्य बन गया है? तो 123वां सदस्य बन गया है। याद रखिएगा, 123वां सदस्य बन गया है। तो तीसरा भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? ए ऑप्शन है माले, बी ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, सी ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी और डी ऑप्शन है दुबई। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इसने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा हरियाणा। अमृत 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों अमृत 2.0 योजना की बात करें तो 15 मई को, इसको 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा ये योजना शुरू की गई। इसलिए नगरीय निकायों का निकायांश घटाए जाने तथा निकायांश घटाए जाने से राज्यों पर जो पड़ने वाला व्यय भार है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अमृत 2.0 योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए मेटी द्वारा शुरू की गई आई संचालित पहल है? मेटी के द्वारा शुरू की गई आई संचालित पहल है। पहला है इंडिया एआई, दूसरा है भाषा संगम, तीसरा है एस संजीवनी और डी ऑप्शन है भाषिनी। तो दोस्तों इंडिया एआई याद रखिएगा, इंडिया एआई ये आपको पहला ऑप्शन पे दे रहा है। दूसरा है भाषा संगम, तीसरा है एस संजीवनी और चौथा है भाषिनी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए मेटी द्वारा शुरू की गई आई संचालित पहल है वो है भाषिनी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इरासमस प्लस कार्यक्रम किस संगठन की प्रमुख पहल है? बताइए दोस्तों इरासमस प्लस कार्यक्रम किस संगठन की प्रमुख पहल है? पहला ऑप्शन है यूरोपीय संघ, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है खाद्य और कृषि संगठन, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। तो इरासमस प्लस कार्यक्रम किस संगठन की प्रमुख पहल है? तो दोस्तों इरासमस प्लस की बात करें तो यह कार्यक्रम इस संगठन की प्रमुख पहल है उसका नाम है यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे चैनल पर हर तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कास्ट है वीडियो दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हर तरह के टॉपिक और जो सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्टिव टॉपिक पर आधारित हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सेलेक्टिव टॉपिक ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें कि जो एग्ज़ाम में आए और हम उसे अच्छे से कर पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेलेक्टेड टॉपिक पर ही डिस्कशन किया है और द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पा सकते हैं। संकल्प हमारा, सफलता आपकी दोस्तों, इस उद्देश्य से ये सीरीज शुरू की गई है। चलिए तो पहले दोस्तों इरासमस प्लस कार्यक्रम के संगठन की प्रमुख पहल है तो यूरोपीय संघ की पहल है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? विस्तृत रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, इसे ERASR कहा जाता है, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तीसरा ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और चौथा ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
तो दोस्तों विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जिसे ERASR कहा जाता है, जिस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बस समझ में आई दोस्तों। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। तो विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट किस संगठन के द्वारा विकसित किया दोस्तों? तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों जिस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि केरल के किस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? केरल के किस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 को जीता है? ए ऑप्शन है अलपुझा, बी ऑप्शन है एर्नाकुलम, सी ऑप्शन है कासरकोड और डी ऑप्शन है कोल्लम। तो केरल के किस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? दोस्तों केरल के जिस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है उसका नाम है कासरकोड, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलिए दोस्तों। ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पिट, यहाँ तक कि किसी भी डिपार्टमेंट जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? ए ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडियन म्यूचुअल फंड यानी IMF का फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं, और IEA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो दोस्तों हाल ही में जिस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है उसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश ने श्रमिकों के वेतन और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? याद रखिएगा दोस्तों, किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है यमन और डी ऑप्शन है कुवैत। किस देश ने श्रमिकों के वेतन को संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जिस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल लॉन्च किया है, उसका नाम है सऊदी अरब। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए नए गैर विषैले अणु किस संस्थान ने विकसित किए हैं? ए ऑप्शन है आधारकर अनुसंधान संस्थान पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी चेन्नई। अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए नए गैर विषैले अणु किस संस्थान ने विकसित किए हैं? दोस्तों, अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए नए गैर विषैले अणु जिस संस्थान ने विकसित किया है, उसका नाम है आधारकर अनुसंधान संस्थान पुणे। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में स्ट्रोक उपचार को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई नई स्टेंट रिट्रीवर तकनीक का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, भारत में स्ट्रोक उपचार को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई स्टेंट रिट्रीवर तकनीक का नाम क्या है? ए ऑप्शन है ASRS, बी ऑप्शन है स्ट्राइड, सी ऑप्शन है ग्रास रूट और डी ऑप्शन है स्ट्रोक केयर। आपके ऑप्शन है SRS, स्ट्रीड, ग्रास रूट, स्ट्रोक केयर। तो दोस्तों, भारत में स्ट्रोक उपचार को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई नई स्टेंट रिट्रीवर तकनीक का नाम क्या है? तो वो है ग्रास रूट। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना, बहते पानी में मत्स्य विकास योजना, नीली क्रांति योजना। तो मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना, बहते पानी में मत्स्य योजना और नीली क्रांति योजना। तो दोस्तों, मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जिस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के सभी रूपों की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए कौन सा दिन घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध के सभी रूपों की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए कौन सा दिन घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है 15 नवंबर, बी ऑप्शन है 16 नवंबर, सी ऑप्शन है 17 नवंबर, डी ऑप्शन है 18 नवंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध
के सभी रूपों के रोकथाम और मुकाबला करने के लिए जो दिन निर्धारित किया गया है, जो दिन घोषित किया गया है, वो है 15 नवंबर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? पहला है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, दूसरा है आतंकवादी विरोधी अभ्यास, तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास और डी ऑप्शन है समुद्रिक अभ्यास। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, आतंकवाद विरोधी अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्रिक अभ्यास। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 जिस प्रकार का अभ्यास था वो था मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। तो ऑप्शन कौन से दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ पे आए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 अल्टर लटर को किसने जीता है? ए ऑप्शन है तनिष्क कपूर, बी ऑप्शन है जसलीन कौर, सी ऑप्शन है रिया सिन्हा और डी ऑप्शन है क्रिस नॉन्ग। टर्नर पुरस्कार 2024 जो है अल्टा लटर को किसने जीता है? तनिष्क कपूर, जसलीन कौर, रिया सिन्हा और क्रिस लॉन्ग। तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार अल्टा लटर को जिसने जीता है उसका नाम है जसलीन कौर। क्या नाम है? जसलीन कौर। बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वोरोनेज रडार जो समाचारों में देखा गया था किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है रूस। वोरोनेज रडार जो समाचारों में देखा गया था किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों वोरोनेज रडार जो समाचारों में देखा गया था ये रूस देश का हिस्सा है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है सिक्किम। डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ने कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? हाल ही में संसद के द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ने कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? ये ऑप्शन है भारतीय विमानन अधिनियम 1952, तीसरा है विमान अधिनियम 1934, तीसरा है नागरिक उड्डयन अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है उड्डयन अधिनियम 1965। हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ने कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ने जिस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है वह है विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित किया है। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। तो वह दोस्तों प्रश्न था हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ने कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो ये प्रतिस्थापित किया है विमान अधिनियम 1934 को। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है कराधान, सी ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी और डी ऑप्शन है शिक्षा।
तो विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों विवाद से विश्वास योजना जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है कराधान से संबंधित। किससे संबंधित है? कराधान से संबंधित है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि ब्राजीलियाई वेलवेट चींटी जो की प्रजाति है ये मुख्य रूप से किस आवास में पाई जाती है? ए ऑप्शन है वर्षावन में, बी ऑप्शन है झाड़ीदार रेगिस्तान में, सी ऑप्शन है सवाना घास के मैदान में, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राजीलियाई वेलवेट चींटी प्रजाति निम्नलिखित में से किस आवास में पाई जाती है? तो दोस्तों ब्राजीलियाई वेलवेट चींटी की जो प्रजाति है ये मुख्य रूप से वर्षावन आवास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वर्षावन। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 जनवरी, बी ऑप्शन है 4 जनवरी, सी ऑप्शन है 5 जनवरी और डी ऑप्शन है 6 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है कर्नाटक। पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो दोस्तों पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी जो भारतीय राज्य कर रहा है उस भारतीय राज्य का नाम है गुजरात। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू करता है? पहला राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्नों को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। बड़ी मेहनत के साथ आप लोग के लिए वीडियो को तैयार किया गया है और ये प्रश्न प्यारे दोस्तों ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री दवाओं का अधिकार क्षेत्र निपटान अधिनियम 2017 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अधिनियम एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार जहाज़ों के संबंध में कानूनी कार्यवाही, जहाज़ों की गिरफ्तारी, हिरासत और बिक्री तथा एडमिरल्टी क्षेत्र अधिकार से जुड़े या प्रासंगिक अन्य मामलों से संबंधित मौजूदा कानून को समेकित करता है। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम ने कोलकाता, मुंबई, मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल और हैदराबाद उच्च न्यायालय सहित 8 उच्च न्यायालय को नौवहन विभाग की क्षेत्र अधिकार प्रदान किया है। तीसरा कथन है कि समुद्री दावे को सुरक्षित करने के लिए
एडमिरल्टी क्षेत्र अधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा को गिरफ्तार करना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह अधिनियम एडमिरल्टी क्षेत्र अधिकार जहाज़ों के संबंध में कानूनी कार्यवाही, जहाज़ों की गिरफ्तारी, हिरासत और बिक्री तथा एडमिरल्टी क्षेत्र अधिकार से जुड़े या प्रासंगिक अन्य मामले में संबंधित मौजूदा कानून को समेकित करता है। तो कथन सही है। दूसरा, इस अधिनियम ने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, हैदराबाद उच्च न्यायालय सहित 8 उच्च न्यायालय को नौवहन विभागीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा, समुद्री दावे को सुरक्षित करने के लिए एडमिरल्टी क्षेत्र अधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा को गिरफ्तार करना है। तो ये तीसरा भी कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है। ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है, आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए, कूट दे रहा है पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और केवल तीसरा। देखिए सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग के बारे में क्या सही है? पहला है, यह कार्बन 14 के रेडियोधर्मी समस्थानिक मूल्यों को मापने की एक सटीक विधि है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग मुख्यतः पुरातात्विक कलाकृतियों और भूवैज्ञानिक नमूनों में कार्बन 14 की मात्रा निर्धारित करने में किया जाता है। तीसरा जो है वो पहले भाग में आयनों को असाधारण रूप से उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करना शामिल है और बाद के चरण में द्रव्यमान विश्लेषण शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये जो एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग है, ये कार्बन 14 के रेडियोधर्मी समस्थानिक मूल्यों को मापने की एक सटीक विधि है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उपयोग मुख्यतः पुरातात्विक कलाकृतियों और भूवैज्ञानिक नमूनों में कार्बन 14 की मात्रा निर्धारित करने में किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। पहले भाग में आयनों को असाधारण रूप से उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करना शामिल है, उसके बाद में द्रव्यमान विश्लेषण शामिल है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रहा है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा हमारा तीनों कथन सही है। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग के बारे में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही था। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग के लाभ क्या हैं? पहला है, त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर को कुछ नमूनों के लिए केवल 20 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक तरीकों में नमूनों में कम से कम 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है, AMS मापन आमतौर पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों की तुलना में उच्च परिशुद्धता प्राप्त करते हैं। तीसरा है, समय रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों की तुलना में कार्बन 14 सामग्री के लिए नमूनों का विश्लेषण करने में कम समय लगता है, जिसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। आइए देखते हैं। तो त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर को कुछ नमूनों के लिए केवल 20 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक तरीकों में नमूनों में कम से कम 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो यह कथन सही है। दूसरा है, AMS मापन आमतौर पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों की तुलना में उच्च परिशुद्धता प्राप्त करते हैं। तीसरा है, समय रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों की तुलना में कार्बन 14 सामग्री के लिए नमूनों का विश्लेषण करने में कम समय लगता है, जिसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन पर। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लोगों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोआर्टम बेबी के बारे में क्या सत्य है? इसे नोवार्टिस द्वारा मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर और ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, विश्व बैंक और रॉकफेयर फाउंडेशन की सरकारों के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये कथन सही है। अगला कथन है, इससे पहले शिशुओं ने बड़े बच्चों के लिए बने फार्मूलेशन का उपयोग किया था, जिससे ओवरडोज का खतरा बढ़ गया। बिल्कुल सही है। तीसरा है, 8 अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, केनिया, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, तंजानिया और युगांडा ने कोआर्टम बेबी के मूल्यांकन और नैदानिक परीक्षणों में भाग लिया। तो तीनों ही सही हैं।
तो आपके कूट पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा पहला दूसरा और पहला तीसरा। तो पहले ही ऑप्शन में दे रहा है पहला दूसरा तीसरा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस पे कैट जगुआर नवीनतम समाचारों में क्यों है? पहला कथन है कि इस पे कैट जगुआर, जिसे शमशेर कहा जाता है, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांसीसी ब्रिगेड कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम था। बी ऑप्शन 1968 में पहली बार पेश किया गया। यह एक शक्तिशाली इंजन वाला ज़मीन पर हमला करने वाला विमान है, जिसे मुख्य रूप से गहरे पैड वाले हमले के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपके कूट हैं केवल दूसरा पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस पे कैट जगुआर, जिसे शमशेर कहा जाता है, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांसीसी ब्रिगेड कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम था। बिल्कुल सही है। 1968 में पहली बार पेश किया गया। यह एक शक्तिशाली इंजन वाला ज़मीन पर हमला करने वाला विमान है, जिसे मुख्य रूप से गहरे पैड वाले हमले के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला दूसरा सही, तो पहला दूसरा सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी इस पे कैट से संबंधित है। प्रश्न क्या है? इस पे कैट जगुआर की कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला क्या कह रहा है कि यह 4500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। दूसरा, इसकी अधिकतम सेवा छत 46,000 फीट है। तीसरा, इस पे कैट जगुआर एक मोनोप्लेन डिजाइन का है, जिसमें एल्युमिनियम एयरफ्रेम लगा है। तीसरा, इसमें एक पूर्णतः डिजिटल कॉकपिट है। जी हाँ दोस्तों, यह 4500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इसकी अधिकतम सेवा छत जो है वो 46,000 फीट है। ये भी सही है। इस पे कैट जगुआर एक मोनोप्लेन डिजाइन का है, जिसमें एल्युमिनियम एयरफ्रेम लगा है, जिसमें एक पूर्णतः डिजिटल कॉकपिट है। ये भी सही है और तीसरा भी सही है। चारों सही है तो ऑप्शन डी पे राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की बैटरी पासपोर्ट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? यह इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उपयोग में आने वाली बैटरियों के बारे में विस्तृत डिजिटल जानकारी प्रदान करती है। तो ये सही है। दूसरा है, यह प्रणाली प्रत्येक बैटरी के विनिर्देशों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करेगी, जिसमें उसका स्रोत, संरचना, प्रदर्शन, जीवन चक्र और आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है कि बैटरी पासपोर्ट एक प्रकार से आधार पहचान के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक बैटरी की एक विशिष्ट आईडी होती है, जो उत्पाद के बारे में सभी जानकारी प्रदान करती है। तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि यह प्रणाली आगामी बैटरी स्वेपिंग नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे उपयोगकर्ता बैटरी पर मुद्रित QR कोड को स्कैन करेगा और बैटरी का विवरण प्राप्त कर सकेगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? तो ये डी ऑप्शन पे होना चाहिए दोस्तों। आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डी ऑप्शन पे ही दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उन्नत कोड आर्टिलरी गन सिस्टम से क्या जानकारी मिलती है? या 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर तो प्रणाली 40 किलोमीटर से अधिक की प्रभावशाली रेंज का दावा करती है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे लंबी दूरी की टोड तोपखाना प्रणाली में से एक बनाती है। बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है? इसमें प्रति मिनट 5 राउंड की फायरिंग दर है तथा यह प्रति घंटे 60 राउंड फायर कर सकती है। अगला है, इसमें गोली चलाने और भागने की क्षमता भी है तथा यह अपनी तरह की पहली बंदूक है, जो उच्च कोण पर सबसे कम दूरी पर मार करने में सक्षम है। पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में। यह भारत सरकार की जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख प्रयास है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्र में कक्षा 8वीं से 12वीं तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में EMRS स्थापित किए जाएंगे। ये भी सही है।
तीसरा, यह कार्यक्रम 1998 से चल रहा है और भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने तथा सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान इसका पुनर्गठन किया गया था। तो ये तीनों सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। सभी सही था तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि न्यांगाई द्वीप के बारे में। तो यह सिएरा लियोन के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है या उन द्वीपों के समय में से एक है जो समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह निचला इलाका है और समुद्र तट के उस हिस्से से कटा हुआ है जहां तेज धाराएं बहती हैं, इसलिए हमेशा से यही कटाव के प्रति संवेदनशील रहे हैं। तो ये कथन सही है। तीसरा, 10 वर्षों से भी कम समय में अपने 2/3 सतह क्षेत्र को दिया है, यानी खो दिया है, क्षेत्र को खो दिया है। और इसकी सबसे लंबाई जो है वो 200 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर रह गई है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो ये सभी, तो ऑप्शन ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, वेरा सी रूबिन वेधशाला के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है कि यह चिली के इंडीज में सेरो पचोन पर्वत के ऊपर समुद्र तल से 8,684 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सही है। दूसरा, इसने अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो ये भी सही है। तीसरा, इसका नाम अमेरिकी खगोल शास्त्री मुर्शी रूबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1970 के दशक में पहली बार डार्क मैटर के बारे में सबूत उपलब्ध कराए थे। ये भी सही है। 10 वर्षों तक लगातार दक्षिणी गोलार्ध के आकाश का स्कैन करेगा ये, तथा प्रत्येक रात जो है वो 20 टेराबाइट खगोलीय डाटा एकत्र करेगा। तो इस लिहाज से चौथा भी सही है। तो चारों सही है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।